गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7। 6 चैप्टर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा नया चैप्टर है ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्टेटमेंट। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्टेटमेंट। और आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक ऑपरेटर्स। अब बात आती है सर ऑपरेटर होते क्या हैं? बेटा ऑपरेटर कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं। ऑपरेटर कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कुछ सिंबल होते हैं जो ऑपरेंड का ऑपरेशन करने के काम आते हैं। जैसे हमने लिखा a प्लस बी। हियर a एंड b आर ऑपरेंड्स। क्या है ये? ऑपरेंड्स। और यहाँ प्लस जो है वो है आपका ऑपरेटर। जैसे हमने लिखा 5 प्लस 6। हमने क्या लिखा? 5 प्लस 6। तो यहाँ 5 और 6 तो क्या हो गए? ऑपरेंड। क्या हुए? ऑपरेंड। और यहाँ प्लस जो है वो हो गया ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जैसे हमने लिखा 5 इंटू 6, तो यहाँ तो 30 आया और यहाँ 11 आया। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है इसका अलग काम हो गया करने का। ये ऑपरेटर अलग तरीके से काम करता है, लेकिन करते दोनों ही क्या है? ये दो ऑपरेंड का ऑपरेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जो ऑपरेंड्स का ऑपरेशन करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, 11th में हमने ऑपरेटर्स आपको बताए थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, और आपके लॉजिकल ऑपरेटर जो लॉजिकली ऑपरेट करते हैं, आपके कंडीशनल ऑपरेटर जो कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है। तो जिन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हें हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। जिन्हें हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं 11th क्लास में उन्हें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हुआ करते थे, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के काम आते थे। एक था आपका लॉजिकल ऑपरेटर जो लॉजिकली कैलकुलेशन करने के लिए यूज में लिए जाते थे। एक मिनट होल्ड करिएगा। जो लॉजिकली कैलकुलेशन करने के लिए यूज में लिए जाते थे। अब यहाँ पर जो नए ऑपरेटर्स हमारे सामने आए हैं, अब हम उन ऑपरेटर्स को यहाँ पढ़ते हैं कि नए ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इंसर्शन ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर हम कौन सा ले रहे हैं यहाँ? इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर का ये सिंबल होता है। अब ये आपने कुछ आपको याद आया होगा इस ऑपरेटर को देखकर कि ये ऑपरेटर हमने सी आउट के साथ यूज में लेते थे। कुछ इस तरह से लिखते थे, एंटर टू नंबर्स, और यहाँ क्या आ जाता था? सेमी कॉलम आता है। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिए। हाँ देखिए इंसर्शन ऑपरेटर, तो ये जो सिंबल था लेस देन और लेस देन दोनों को साथ साथ जो हम लिख रहे हैं ये है आपका इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर कैसे काम करता है वो देखिए आप। इंसर्शन ऑपरेटर हमेशा सी आउट के साथ ही यूज में लिया जाता है। इंसर्शन को हम हमेशा किसके साथ लिखते हैं? सी आउट के साथ लिखते हैं। अब सी आउट और ये एक मैसेज होता है। अब ये करता क्या है? ये ऑपरेटर का हो गया राइट साइड और ये हो गया इसका लेफ्ट साइड। तो ये क्या करता है? जो राइट साइड का कंटेंट है, भाई ये आपका ऑपरेटर हो गया, ये इसका राइट साइड वाला पोर्शन हो गया और ये इसका लेफ्ट साइड पोर्शन हो गया। लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं कीवर्ड सी आउट और राइट वाले पार्ट में हम कोई मैसेज लिख देते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या कर रहा है बीच में, उसका काम देखते हैं। देखो सी आउट का काम तो आप सीख चुके हो। सी आउट क्या करता है? किसी भी मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करता है। सी आउट क्या करता है? किसी भी मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए यूज में लेते हैं।
और ये होता है मैसेज, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में ऑपरेटर लिख दिया, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, इसका भी तो कुछ काम होगा। तो उसका काम क्या है वो समझो। देखो राइट साइड में आप मैसेज लिखते हो और लेफ्ट साइड में आप सी आउट लिख देते हैं। तो इसमें ये ऑपरेटर क्या करता है, जो राइट साइड का कंटेंट है, जो आपने राइट साइड में जो कुछ लिखा है, उसको ये ऑपरेटर लेफ्ट साइड वाले कंटेंट को दे देता है, मतलब कीवर्ड को दे देता है। तो हमने लिखा एंटर टू नंबर्स। एंटर टू नंबर्स को ये ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर किसको दे देगा, सी आउट को दे देगा, और सी आउट उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा एज अ मैसेज। तो इंसर्शन ऑपरेटर क्या है, ये एक आपका ऑपरेटर है जो अपने राइट साइड लिखे गए कंटेंट को आपके लेफ्ट साइड के सी आउट को दे देता है, जो उसको आउटपुट में प्रिंट कर देता है। ये हुआ आपका इंसर्शन ऑपरेटर। इसके बाद हमारा दूसरा ऑपरेटर जो है वो है एक्सट्रैक्शन। इसे हिंदी में भी हम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ही समझेंगे। तो ये है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हम हमेशा किसके साथ काम में लेते हैं, सी इन के साथ काम में लेते हैं। और सी इन क्या करता है, एक इनपुट फंक्शन है। सी आउट एक आउटपुट फंक्शन होता है, एक आउटपुट स्ट्रीम होती है। सी इन इनपुट लेने के लिए यूज में लिया जाता है। और सी इन लिखने का तरीका होता है हमारा ये। वैसे तो ये स्कैनएफ की तरह काम आता है। स्कैनएफ में तो हम लिखते थे स्कैनएफ %d एंड a। तो यहाँ पर इतने सारे रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने की जरूरत है, ना एम्परसेंड लिखने की जरूरत होती है। स्कैनएफ की जगह सी इन लिख दो और उस वेरिएबल का नाम लिख दो और बीच में लगा दो आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या लगा दे बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब सी इन क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू में इनपुट डालता है, वेरिएबल में वैल्यू को पुट करता है। तो फिर ये ऑपरेटर यहाँ क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर क्या करता है। अब देखो इस ऑपरेटर की दो साइड हो गई, ये ऑपरेटर की हो गई राइट साइड और ये ऑपरेटर की हो गई लेफ्ट साइड। अब ये क्या करता है, जो लेफ्ट साइड में जो डाटा आएगा, जो इनपुट आप दोगे वो सी इन के पास जाएगा, जो इनपुट आप दोगे वो सी इन के पास जाता है। और ये ऑपरेटर सी इन की वैल्यू को किस में स्टोर कर देता है, ए वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर अपने लेफ्ट साइड लिखे गए कंटेंट्स को राइट साइड में पुट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो जो हम कीवर्ड से वैल्यू लेते हैं और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के राइट तरफ के वेरिएबल में स्टोर कर देता है, इसे हमेशा साधारणतः इसे सी आउट के साथ काम में लिया जाता है और इसे मोस्टली केसेस में सी इन के साथ ही काम में लिया जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड के कंटेंट्स को लेफ्ट साइड में स्टोर कर देता है, मतलब सी आउट को दे देता है, सी आउट उसे प्रिंट कर देता है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है, जो लेफ्ट साइड है उस कंटेंट को राइट साइड के एक वेरिएबल में डाल देता है और उसे वैल्यू को स्टोर कर दिया जाता है और इसे हम सी इन के साथ यूज में लेते हैं। तो ये थे हमारे दो ऑपरेटर इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन, जिसे अब हम लगभग हर एक प्रोग्राम में यूज में लेने वाले हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ अगला ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑपरेटर है वो है हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। कौन सा है बेटा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, अब देखिए ये ऑपरेटर है, हर एक ऑपरेटर का सिंबल है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, हमारे पास सब ऑपरेटर के सिंबल है। इसी तरह हमारे पास यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का भी एक सिंबल है और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को हम यहाँ 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को समझने से पहले आपको दो चीजें यहां मैं समझाना चाहूंगा। एक है लोकल वेरिएबल और एक है
ग्लोबल, एक है आपका लोकल वेरिएबल और एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। कौन सा होता है? ग्लोबल वेरिएबल। एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। क्या तो लोकल वेरिएबल होते हैं और क्या ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो हम देखते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हम मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां पर हमने लिख दिया इंटीजर ए बी सी और इसमें जो भी प्रिंटफ स्कैनफ थे वो आपने लिख दिए हैं। तो बेटा यहाँ ए बी सी जो है वो वेरिएबल हैं। क्या है वो? वेरिएबल हैं और ये ए बी सी वेरिएबल इस मेन फंक्शन के अंदर तक काम करते हैं। इस मेन फंक्शन के बाहर आप जैसे जाएंगे तो ए बी सी की लाइफ खत्म हो जाती है। इन्हें हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल कहते हैं। अब आती है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे मैं लिख दूं इंटीजर एक्स, तो इंटीजर एक्स जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। कैसा वेरिएबल हो गया बेटा? ये एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है? जितने भी ब्लॉक अवेलेबल होंगे, मान लो यहाँ एक और मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया हमने, फंक्शन डेफिनेशन कर दी, यहाँ एक और फंक्शन डेफिनेशन हमने कर दी, तो कितने ब्लॉक हो गए? एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया। तो बहुत सारे ब्लॉक अवेलेबल हो गए इसमें, इस प्रोग्राम में। तो ये जो एबीसी है वो केवल इस ब्लॉक में ही काम करेंगे क्योंकि ये लोकल वेरिएबल हैं। इस ब्लॉक में या इस ब्लॉक में आप एबीसी काम में नहीं ले सकते। लेकिन इंटीजर एक्स यहाँ एक ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है ये? ग्लोबल वेरिएबल है। और जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, आपके जितने भी फंक्शन अवेलेबल हैं सब में आप इसको काम में ले सकते हैं, सब में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए C++ एक ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। C++ क्या है? एक ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जिसमें हम हमारे वेरिएबल्स को लोकल भी बना सकते हैं और ग्लोबल भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे वेरिएबल को लोकल और ग्लोबल दोनों ही बना सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप इसकी घोषणा की जगह से लेके ब्लॉक के अंत के बीच में होता है। जैसे हमने यहाँ लिया मेन फंक्शन और हमने यहाँ लिख दिया ये एबीसी, तो ये इसकी घोषणा वाला स्थान हो गया जहां हमने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। तो जहां हमने इनको डिक्लेयर किया है वहां से लेकर जहां ब्लॉक खत्म हो रहा है वहां तक हम लोकल वेरिएबल्स को काम में ले सकते हैं। लोकल वेरिएबल को जहां हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं वहां से लेकर इसकी घोषणा की जगह से लेकर जहां हम हमारा ब्लॉक खत्म कर रहे हैं वहां तक हम इसको यूज में ले सकते हैं। किनको? ग्लोबल वेरिएबल्स को। इससे बाहर हम इन लोकल वेरिएबल्स को, और इन लोकल वेरिएबल्स को हम इसके बाहर यूज में नहीं ले सकते। लेकिन हमने लिखा इंटीजर एक्स। इंटीजर एक्स जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। इंटीजर एक्स क्या है? एक ग्लोबल वेरिएबल है। जितने भी ब्लॉक आपके प्रोग्राम में हैं सब में आप एक्स का यूज कर सकते हैं। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल को हमेशा मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। जो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होंगे वो लोकल वेरिएबल होंगे, जो मेन फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होगा वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। अब बात आती है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग क्या है। अब यहां बात आती है कि सर इस ऑपरेटर का यूज तो आपने अभी तक बताया ही नहीं है। अभी तक तो हमने सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल पढ़े हैं। लोकल वेरिएबल जहां इनको डिक्लेयर करते हैं वहां से लेकर जहां इनका ब्लॉक खत्म हो रहा है वहां तक इनकी लाइफ होती है, उसके अंदर आप कहीं भी इनको यूज में ले सकते हैं। लेकिन आपका ग्लोबल वेरिएबल जो है वो जितने भी आपके ब्लॉक होंगे उसमें आप इसको काम में ले सकते हैं और ये हमेशा मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है? देखो अभी भी मैंने क्या कहा ग्लोबल वेरिएबल के बारे में कि ग्लोबल वेरिएबल को हम किसी भी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को हम किसी भी ब्लॉक में काम में ले सकते हैं। अब बात आती है कैसे काम में तो ले सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को कैसे काम में ले सकते हैं? तो उसको काम में लेने के लिए हम यूज में लेते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो अब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की परिभाषा क्या हो गई कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से हम
ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करते हैं। मतलब ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काम में लिया जाता है। मान लो एक ब्लॉक यहाँ काम में ले लिया, एक ब्लॉक यहाँ काम में आ गया। यहाँ आपको एक्स की जरूरत महसूस हो रही है, इस ब्लॉक में भी आपको एक्स की जरूरत महसूस हो रही है। तो इन ब्लॉक में एक्स को काम में लेने के लिए, इस ब्लॉक में एक्स को काम में लेने के लिए हम क्या काम में लेंगे? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज में लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। थैंक यू।